नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप की खास पेशकश रखवाले, जिसमें हम बात करते हैं रक्षा मामलों की। और इन पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन और शिव अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद निखिल। थैंक यू निखिल। और इस एपिसोड को लेकर के जब लोग एंटिसिपेट करने लगते हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, तो लोग पहले ही उस गतिविधि में लग गए हैं कि आज मतलब बारिश होने वाली है टॉपिक्स के। शिव, आज तो क्रिसमस है। बिल्कुल क्रिसमस है निखिल, कितने सारे टॉपिक्स हैं पता नहीं। आप हम क्या डिस्कस करेंगे आज? 5-6 टॉपिक्स हैं हमारे पास और 1 ही घंटा है डिस्कस करने के लिए। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हर किसी चीज को टच करेंगे, लेकिन उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमारे पास में आई है। सबसे पहले आज जब रखवाले की इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है तब 9 सितंबर का दिन है, और 9 सितंबर को वो सारे विजुअल्स हमारे व्यूअर्स ने जरूर देखे होंगे, जिसमें हमने टच एंड गो लैंडिंग्स देखी हैं। बाड़मेर में एक नेशनल हाईवे 925A के एक हिस्से को एयरफोर्स के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया गया। एक 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वहां बनाई गई है, जहां पे खुद रक्षा मंत्री और MOTH मिनिस्टर नितिन गडकरी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से उतरे भी। एक सेरेमनी हुई जिसमें एयर चीफ भी शामिल हुए थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया शिव हम आपसे ही चाहते हैं। शिव, इस तरह की हमने ये देखा है कि दुनिया भर में ये एक बहुत कॉमन चीज है। सारे विकसित देश जो अपनी सेनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका ध्यान धीरे धीरे वो पहले हवाई अड्डे बना लेते हैं, एयरफोर्स स्टेशन बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने देश में क्रिएट करते हैं और दोनों तरह से इस्तेमाल करने की उनकी कोशिश होती है, एट टाइम ऑफ वॉर और एट टाइम ऑफ एनी अदर इमरजेंसी, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो। उसे लेकर के अब तक के हमने जितना सफर तय किया है, इंक्लूडिंग दिस ट्रिप जिसका इनॉग्रेशन आज हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुई है, वो उस प्रोग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? निखिल, पहले तो हमको साफ तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये जो आप सड़क को लेके एक रनवे बनाते हो, वो सिर्फ इमरजेंसी और ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी वहां जाके लैंड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक एयरबेस बिल्कुल नहीं है। एक सिर्फ एक एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक हाईवे का एक छोटा सा हिस्सा एक एयरफील्ड के स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड हुआ है, ताकि जहाज उन पे लैंड कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि वो एक एयरपोर्ट है, क्योंकि कोई फैसिलिटीज नहीं होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह नहीं होगा, और इसलिए वो एक इमरजेंसी के दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है निखिल, और एक काफी फार रीचिंग विजन भी है कि आई थिंक 25 से ज्यादा हाईवे के पार्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ सालों में, अक्रॉस इंडिया, पंजाब में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी ऐसे हाईवेज को कन्वर्ट किया जाएगा। और देखो, एक एयरबेस या एक एयरपोर्ट बनाने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और खर्चा लगता है निखिल। शायद इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है एक एयरबेस बनाने में। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एयरफील्ड की जरूरत है, तो हाईवेज ऑलरेडी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करें? अगर आप सारे सेफ्टी और जो चेक्स एंड बैलेंसेस अगर आपको आप वो कंफर्म और गारंटी कर सकते हो, तो क्यों नहीं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें ड्यूरिंग ऑपरेशंस, या अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो इसलिए एक जैसे रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ने आज बताया कि आज का जो वो बाड़मेर में जो हाईवे का हिस्सा था जो कन्वर्ट हुआ है एक रनवे के अवतार में, उसके लिए खर्चा था अराउंड 45 करोड़, 45 करोड़ रुपीस लगा, जो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कि एयरपोर्ट या एयरबेस बनाने में कितना पैसा लगता है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक मिलिट्री प्लानर्स और एयरफोर्स के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाता है निखिल। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ टीथिंग ट्रबल्स हो सकते हैं,
लेकिन मेरे मेरे विजन से, मेरे ओपिनियन में ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर लेता है। क्योंकि इस देश में जब भी हम देखेंगे तो कुछ नया बनाओ, कुछ नया लाओ, बाहर से कुछ लाओ, बाहर से कुछ एडवाइजरी ले लो। संदीप, इसी को लेकर के हम आपसे भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। जैसे शिव ने ऑलमोस्ट उन सारे पॉइंट्स को टच कर दिया है जिनके बारे में हम उनसे पूछते हैं सवाल। हमारा सवाल थोड़ा दूसरे एंड पे है। एक चीज जो जस्ट इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग से पहले आप फ्लैग कर रहे थे कि अगर आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो जो आप किसी तरह की इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड वन ऑफ दोज इमरजेंसी कैन बी एन इवेंट ऑफ अ वॉर, तो आप क्यों एडवर्टाइज करोगे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को? वन, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरा, जिन ज्योग्राफीज में हमें इन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्या एक्चुअली हमारा पुश वहां तक के पहुंच गया है? 3 एयर स्ट्रिप्स अभी तक के गवर्नमेंट कंफर्म करती है, जिनके बारे में पब्लिकली बताया भी गया। आई एम श्योर और जितनी प्लान्ड एयर स्ट्रिप्स हैं उनके अलावा भी गवर्नमेंट जरूर काम कर रही होगी। हाँ, so निखिल, I'll take the second part of your question first. वो ये है कि ये दिस एक्चुअली एडवर्टाइजेस द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, कि वो रेडिली एक उनके पास आज वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो दे कैन कन्वर्ट रनवेज, फ्लैट सेक्शंस ऑफ लैंड, एयर स्ट्रिप काइंड ऑफ थिंग इनटू अ इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। वो कैपेबिलिटीज उनके पास कुछ साल पहले आए। एक प्रोजेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर करके, उसके 2 फेजेस थे। roughly about 60 airfields ought to be upgraded in 2 phases. 30 have been done. I think the second half of that 30 more are being upgraded. तो उसके तहत they got a capability for 20 or so runaway upgrade kits. ये kits जो हैं, these are basically 3 trailer loads of equipment जिसमें पूरी एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फिट हो जाती है। मतलब यू हैव लाइट्स, यू हैव फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यू हैव पोर्टेबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब आप कहीं पे भी उसको विद इन 24 आवर्स यू कैन सेट अप अ रफ एंड रेडी रनवे, एन इमरजेंसी फैसिलिटी। सो दैट्स अ वेरी बिग कैपेबिलिटी दैट द एयरफोर्स हैज टुडे, एंड ये पूरी मतलब इंडिजिनियसली उन्होंने डेवलप किया है। आई थिंक टाटा वाज द मेन कंपनी दैट बिल्ट इट, एंड फॉर सेवरल इयर्स दे हैव दिस कैपेबिलिटी। दैट इज one very big thing कि आप at least you have some 20 kits like this कि आप readily कहीं पे भी जाके उसको upgrade कर सकते हैं। and there is a plan I think in the government to have a certain number of इस तरह के बहुत सारे, जैसे शिव बता रहे थे, ये emergency airfields को create करने के लिए कि इन हो सकता है अगर war time में हो कि your main airfields are hit by the enemy, किसी एक massive first strike में उन्होंने सारे airfields knock out कर दिया, then you have the capability कि कहीं और पे आप जाके ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक HADR का जो है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, if there are emergencies in certain areas, then you can very quickly, आपके पास वो बहुत capable aircraft है आज के दौर में, जैसे C-17 है, C-130 है, which require very short runways essentially, so they can operate from there also. So that is another aspect of that capability. Now जो हम discuss कर रहे थे ये recording से पहले कि there are 2 views about this. I mean, do you want to advertise कि कहाँ आप ये सारे emergency facilities बना रहे हैं? That is one point that can be debated कि maybe this is just a show window and the rest that are being planned वो उतनी उस तरह से उसको advertise नहीं करेंगे. But this is just to tell the adversary, I guess, that एक capability है अब देश में कि if you are thinking of a massive attack on airfields, जो भी border areas पे आप attack करने की सोच रहे हो, so we have this secondary capability also. But this can be debated कि क्या आप अपने सारे locations बताना चाहते हो कि कहाँ आपने emergency airfields बनाई है किया, या फिर आपके plans हैं. That is something that they really need to take a hard call on. ऐड करना, शिव आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? बिल्कुल, मैं जो संदीप ने बताया, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि एक डिबेट है ऑलरेडी कि क्या हम ऐसे चीजों को एडवर्टाइज करना चाहिए या शोकेस करना चाहिए, और इसमें एक दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं कि
कि आप कुछ पावर प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हो आपके एडवर्सरीज को कि देखो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम एयर पावर को बहुत सीरियसली लेते हैं और ऑपरेशंस के टाइम और ये जो शोकेसिंग हुआ है आज वो सिर्फ 40 किलोमीटर था इंटरनेशनल बॉर्डर से निखिल। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अच्छा चलो इसी को हम प्रोजेक्ट करेंगे। एक बहुत सोच समझकर ये प्रोजेक्ट हुआ है कि बाड़मेर में ही करेंगे क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरफ है और ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही। लेकिन शायद जैसे हमने पहले भी देखा था, आई थिंक यमुना एक्सप्रेस पे कुछ मिराजेस ने लैंड किया था, AN-32 ने भी कहीं पे लैंड किया था। तो शायद ये एक ओपनिंग प्रोजेक्शन है, लेकिन वो आई थिंक 25-30 मोर ऐसे जो एयरफील्ड्स बनेंगे, मे बी दे विल नॉट बी पब्लिसाइज्ड इन द सेम मैनर। और इसीलिए जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो स्ट्रिप है उसको काफी एडवर्टाइज किया गया था। चीफ मिनिस्टर उस टाइम अखिलेश यादव होते थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक और स्ट्रिप बनी है इसी साल, उसको लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, वो एक कहीं एक पेपर कटिंग में छप करके वो निकल गया था। चलिए ऑन दैट नोट हम आगे जाते हैं। हम एयरफील्ड्स की बात कर रहे हैं और अगर वो अटैक की जाती हैं तो उनके जगह पे जिन जगहों का हम इस्तेमाल करेंगे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स, उनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि जो एडवर्सरी अटैक कर रहा है उनके इंतजाम के लिए एयरफोर्स ने क्या इंतजाम किया है। मीडियम रेंज पे एयर टारगेट्स को एंगेज करने के लिए आज ही इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है MRSAM बराक 8 सिस्टम को। बराक हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, नेवी के पास में है, आर्मी ने भी रेजिमेंट्स ऑर्डर की हुई हैं। शिव, वी वांट यू टू गो फर्स्ट। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है निखिल, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जो भी कैपेबिलिटी या हथियार अंदर आता है सेना में, वो उसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर ओकेजन है जब ये कैपेबिलिटी ऐड होता है। हम सबको बहुत क्लोजली पता है कि हमारा प्रोक्योरमेंट और मॉडर्नाइजेशन सिस्टम कितना धीरे से चलता है। तो इसलिए जो भी हथियार या कैपेबिलिटी वेपन सिस्टम आता है is always good news as far as we are concerned. निखिल, MRSAM एक इजरायली मिसाइल है बेसिकली, लेकिन एक जॉइंट पार्टनरशिप में डेवलप हुआ है, जिसमें इंडियन साइड में प्रोपल्शन सिस्टम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान है, बट इट्स बेसिकली एन इजरायली वेपन सिस्टम। DRDO का कुछ इंपॉर्टेंट सब सिस्टम्स उसमें है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द बराक 8। इसका रेंज है 70 किलोमीटर और ये बेसिकली एक काफी क्विक रिएक्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसके टारगेट्स हो सकते हैं निखिल ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स को भी ये गिरा सकता है। तो ये काफी 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 इम्पोर्टेंट मिसाइल सिस्टम है। आपको याद होगा कि ये एग्जैक्टली ये सेम मिसाइल जो इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, कुछ शिप्स में इंटीग्रेटेड है, उसको LRSAM बोलते हैं। बट लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इट्स द सेम मिसाइल सिस्टम। LRSAM और MRSAM सेम, एग्जैक्टली द सेम मिसाइल सिस्टम। वो नेवी का है, ये बेसिकली एयरफोर्स एंड आर्मी लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम के लिए है। और जैसे आपको पता है निखिल, इंडिया के पास बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी हैं। हमारे पास आकाश है, एक नया इम्प्रूव्ड एक्सटेंडेड रेंज आकाश भी आएगा, अभी वो डेवलपमेंट टेस्ट में है। उसके बाद अब हमारे पास ये MRSAM है, उसके नीचे हमारे पास स्पाइडर क्विक रिएक्शन सैम्स भी हैं। और लास्ट में S-400 एंटी एयर सिस्टम जो है, वो जो रशिया से वो पहला जो सिस्टम इस साल, आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर वो डिलीवर हो जाएगा। तो बट ये MRSAM एक चीज है, क्योंकि ये इसमें इंडियन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आत्मनिर्भरता ऑल्सो निखिल। इट्स मेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड अदर इंडियन कंपनीज। संदीप, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जैसे शिव ने फ्लैग किया कि हमारे पास एक
यूनाइटेड नेशन ऑफ सैम्स है, जिस तरह से हमारे पास एक यूनाइटेड नेशन ऑफ एयरफोर्स है। आप कहते रहते हैं आपका ही दिया हुआ ये टर्म सबको पसंद है क्योंकि काफी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो रियलिटी का। हम ये समझना चाहते हैं कि आज जब बराक 8 को लेकर के भी न्यूज पीसेस लिखे जा रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो हमने इस एक लालच को देखा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के, उनमें एक लालच होता है अपने सिस्टम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बताने का। वो कहते हैं कि ये एयर डिफेंस रोल में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बैलिस्टिक टारगेट को भी एंगेज कर सकते हैं, ये यूएवीज को भी एंगेज कर सकते हैं। मतलब उसमें वो लिस्ट में कुछ छोड़ते नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या क्या कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो आइडियली एक बड़े टारगेट को हिट करने के लिए लॉन्ग रेंजेस पे बनाया गया है, क्या वो इस तरह के छोटे टारगेट्स को भी एंगेज कर सकता है, या फिर ये एक मतलब ये एडवर्टाइज करने का तरीका है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। स्पेशली मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो एक बहुत ही दूसरा जीव होता है एयर डिफेंस सिस्टम से। योर रिएक्शन? Nikhil, actually it's very difficult for conventional missile systems जो है अभी जो फील्ड करते हैं to detect the kind of drones that that thing. Major problem जो है इसका डिटेक्शन है, बिकॉज ये ड्रोन्स खास करके जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स है, इनकी क्रॉस सेक्शन इज लाइक अ बर्ड, सो द एग्जिस्टिंग रेडार्स कैन नॉट पिक दोस ड्रोन्स अप। इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च नाउ गोइंग ऑन फॉर एक्चुअली बर्ड डिटेक्शन रेडार्स जो है उसको यूज करके हम क्या ट्रैक कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन नाउ विद इन द कंट्री। सो यू कैन ब्रिंग डाउन ड्रोन्स बट ऑफ अ सर्टेन साइज। ये छोटे वाले आप ये नहीं लेते ना, थोड़े बड़े वाले हैं, लाइक द सर्चर Mark II, the hail drones, medium range drones, those can definitely be engaged. But ये जो छोटे वाले drones है, swarm drones type के quadcopters है, those cannot be taken on by the existing missile systems. But definitely the bigger ones, yes. और संदीप, इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, क्या वो बैलिस्टिक टारगेट्स को भी एंगेज कर सकते हैं? जैसे बराक 8 के लिए कहा जा रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी एंगेज कर सकती है उनके रेंज में। So it can do a certain type of short range ballistic missiles they can intercept, but based on the speed, the incoming profile of the warhead and all, they can do those kind of interceptions. Lekin intermediate range, long range ballistic missiles, ICBM, those they cannot do. Short range, yes, definitely there is a certain capability inbuilt, khas karke the Israeli missiles, that is something that they have advertised very often. But the bigger missiles, again, they are not meant for that. So Barak it would roughly be in the Patriot, early Patriot class of missiles. But there again, there are some specializations. Barak 8 is primarily unki jo focus hai, it is not an anti-ballistic missile system. It's a surface-to-air missile for anti-aircraft and large drones and those kind of things, and maybe a secondary thing of ballistic missile defense. बट इसकी प्राइमरी रोल ये नहीं है। शिव, हमने देखा है कि जिस तरह से बराक एक एक्सपेरिमेंट की तरह मैच्योर हुआ है, हम काफी टाइम से इजराइल के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इजराइल भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, डीआरडीओ है उसमें, और फिर दोनों तरफ से प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, और उसमें हमारा एक्सपीरियंस अब तक के ठीक रहा है क्योंकि ये दूसरा सिस्टम है उसी एक फैमिली ऑफ मिसाइल्स में। क्या आप मैं पहले चाहता हूं कि आप इस मॉडल पे कमेंट करें कि इस तरह से काम करना में अनुभव कैसा रहा है एयरफोर्स का, वन, और दूसरा आप इस प्रोग्राम को आगे किस दिशा में मैच्योर होते हुए देखते हैं? निखिल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि काफी महत्व मिसाइल प्रोग्राम्स हैं हमारे पास इस देश में जो एक्चुअली जॉइंट इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं। जैसे आपको पता है MRSAM, LRSAM एक है, ब्रह्मोस भी एक बहुत मशहूर उदाहरण है ये पार्टनरशिप का, और ये काफी सक्सेसफुल है क्योंकि ऑर्डर्स तो आते रहते हैं इन मिसाइल्स के, और वो इंडक्ट भी हुए हैं, तो काफी सक्सेसफुल है। अगर आप ब्रह्मोस का एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अभी भी इतने सालों बाद पार्टनरशिप का, निखिल, ब्रह्मोस का सिर्फ एक ही कस्टमर है और वो है इंडिया। रशिया नहीं लिया अभी तक, डिस्पाइट ह्यूज एफर्ट्स बाय इंडिया टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा इंफॉर्मेशन है कि काफी MEA में कॉम्प्लिकेशंस हैं, MOD में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं,
रशिया के का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हर्डल्स थे जो आयन आउट हुए थे। तो कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं ऑलरेडी ब्रह्मोस के अंदर कि वो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए काफी दिक्कतें हैं, जो अभी भी वो दिक्कतें एग्जिस्टिंग हैं। हमको सुनने में आता है कि वियतनाम शायद को एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस मिल जाएगा, लेकिन जो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है निखिल पार्टनरशिप्स का, वो काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो इंडिया रशिया का पार्टनरशिप इज प्रीटी गुड। ब्रह्मोस का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। इवन दो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग निखिल, उसमें भी कुछ फ्रस्ट्रेशंस हुए हैं। एक्चुअल ओवरलैप ऑफ टेक्नोलॉजीज नहीं है, एक्चुअल शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज नहीं है। वो पार्टनरशिप्स काफी क्लियर कट है कि तुम ये बनाओ, हम ये बनाएंगे, हम जॉइंटली इंटीग्रेट करेंगे और हम जॉइंटली बेचेंगे। तो एक एक्चुअल शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज नहीं होता है। तो जैसे आपको अगर आप ब्रह्मोस का एग्जांपल ले लोगे, तो ब्रह्मोस का जो इंजन इंडिया बनाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया बनाता है, लेकिन जो एक्चुअल टर्मिनल गाइडेंस सीकर और एंड गेम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो रशिया का स्पेशलाइजेशन है इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में, वो शेयर नहीं हुआ है। तो वो अभी भी रशिया का ही टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली एमआरसैम में वो रॉकेट मोटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का योगदान है उसमें, लेकिन जो वो वेरी वेरी प्रोप्राइटरी एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज जो हैं, वो शेयर नहीं होते हैं। एंड ये एक नॉर्मल चीज है डिफेंस पार्टनरशिप्स में कि व्हाट इज इन इट फॉर देम। उनका भी एक उनको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट गया है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो अगर आप एक बिजनेस प्रोपोजिशन को लेकर एक पार्टनरशिप बनाते हो एक मिसाइल को बेचने के लिए, तो इट हैज टू बी क्लियर कट हु डज व्हाट। लेकिन एज फार एज इजरायलीज आर कंसर्न्ड, एक काफी प्रोफेशनल चीज है। दे आर रूथलेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स, रूथलेस इन अदर वेज एज वेल। लेकिन ये पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ये अच्छा है, क्योंकि ये मिसाइल जॉइंटली डेवलप हुआ है, जॉइंटली फंडेड था। इंडिया में बनेगा ये मिसाइल, कुछ मिसाइल्स इजरायली मिलिट्री में भी शामिल होंगे। तो इफ यू सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ये काफी सक्सेसफुल है निखिल, स्पेशली फॉर इंडियाज प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इंडियन प्राइवेट सेक्टर भी काफी पार्ट्स बनाते हैं इस मिसाइल्स के लिए। संदीप, हम उसी सवाल को आपके लिए भी रखना चाहते हैं। हमने देखा कि जैसे दो उदाहरण है, ब्रह्मोस का उदाहरण पुराना हो गया और अभी हमने एमआरसैम का उदाहरण देखा है, जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों तरफ की प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि जो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स हैं और उनके अपने इश्यूज हैं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं काफी मेहनत के साथ में, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो आपको काफी साधना के बाद उसके ऊपर आपका अधिकार हो पाता है। मैं समझना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली एमआरसैम से जो हमने सीखा है, हमारे प्राइवेट पार्टीज ने, प्राइवेट प्लेयर्स जो इंडिया के हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और डीआरडीओ, क्या इनका एक्सपीरियंस किसी तरह से हमें फायदा दे सकता है जो हमारे ऑनगोइंग मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनमें? निखिल, देयर आर टू इंडिपेंडेंट मिसाइल प्रोग्राम्स, जैसे एक वन इज योर आकाश एंड आकाश एनजी, और देयर डीआरडीओ ने काफी एडवांसेस किए हैं। आई एम नॉट वेरी clear how much of that has come from the Barak 8 stroke MRSAM, लेकिन ये दो मिसाइल प्रोग्राम जो है पैरेलली चल रहे हैं। एंड वी हैव टू सी एक्चुअली which horse, दो घोड़े दौड़ रहे हैं रेस में, it depends which horse you are going to back। और ये MRSAM के विषय में there has been mixed reactions and from people that I have spoken to the DRDO, there are certain people जो कहते हैं कि it's a very great thing and it's absolutely breakthrough। There's another lot that says कि हमें जो टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी, we are not getting that kind of technology। जैसे शिव ने जो फ्लैग किया था, ये जॉइंट वेंचर्स की स्ट्रक्चरिंग ऐसे हुई है कि आप कुछ लेके आते हो to the table, we bring something else to the table, and very often it's that the very critical part, जैसे कि ब्रह्मोस की जो सीकर है, जो उसकी इंजन है, that ramjet engine, that's the absolute this thing of the heart of that missile, वो हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं आए। So there are, because of the way these programs are structured,
जो हमें जो चाहिए है, द काइंड ऑफ नो, नॉट ओनली नो हाउ बट वो नो व्हाई जो है मिसाइल्स का, वो हमें नहीं मिल रहा है. दैट सो देयर इज अ बिग डिबेट अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग. एंड ये MRSAM की जो प्रोजेक्ट है, इट्स ये कल या परसों की प्रोजेक्ट नहीं है, काफी सालों से डिस्कस चल रही है, मोर देन 10 years. दिस डेफिनेटली फ्रॉम 2008-9 से शुरू हुई एक प्रोग्राम है. So it's been in the pipeline for many long, and our expectations also have changed in 10 years. जो पहले we were very happy कि आप 50% लेके आते हैं, we will bring another 50% or less. But now our expectations from defense programs is कि how much more can we get out of a program? जैसे आपकी the question that you asked, can we use it to make our own missiles? That is one big thing. Possibly we did not ask these questions then. So again, two schools of thought. एक कहते हैं कि आपको मतलब you should go down that joint venture route, India and Israel. Another one says that you should go purely down the indigenous route. कि DRDO should progress down that Akash NG and maybe NG plus route and not involve so much. क्योंकि यहाँ पे you're not getting that key cutting edge technology. क्योंकि फॉरेन पार्टनर जो है हमेशा चाहेगी कि वी शुड ऑलवेज हैव कुछ हमारे हाथ में रहना चाहिए, नहीं तो वी कैन नॉट गिव total independence. We don't want to be cut out of the Indian market in that sense. So this is a call that we have to take, Nikhil, consciously. अगर आप पूरी 100% indigenous एक system चाहते हो, then you have to go down the indigenous route. चलिए, जॉइंटमैनशिप और इंडिजिनस प्रोडक्शन से ही जिक्र आगे बढ़ेगा हमारा, और हम उसमें शिव की प्रतिक्रिया लेंगे. शिव, बड़े लंबे समय से हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरोस को रिप्लेस करने के लिए. सबको मालूम था कौन सी कंपनी बनाएगी, सबको मालूम था कि इंडियन पार्टनर कौन होगा, सबको मालूम था कि नंबर क्या होगा, सबको मालूम था कि होना क्या है, लेकिन हो नहीं रहा था. अब जाके हुआ है. 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लेने वाले हैं. एयरबस इन्हों बनाएगा और मोस्ट प्रोबेबली टाटा इंडिया में पार्टनरशिप उनके साथ में करने वाला है. आपकी प्रतिक्रिया? निखिल, कल ही मैं अपना ट्विटर टाइमलाइन को देख रहा था. 10 साल पहले मैंने एवरो का सर्च किया मैंने, और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 10 साल पहले 1 सितंबर 2011 मैंने एक ट्वीट किया था, निखिल, कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बयान दिया है कि हम एवरो को रिप्लेस करना चाहते हैं और इसके लिए हमने एक फाइल मूव किया है प्रोक्योरमेंट के लिए. और ठीक 10 साल बाद अब ये प्रोक्योरमेंट साइन होने वाला है. तो 10 साल लगा है, बहुत कुछ हुआ है इस 10 साल. वैसे लंबा है, लेकिन इंडियन प्रोक्योरमेंट के स्टैंडर्ड्स में ठीक ठाक है. इट्स अ मीडियम परफॉर्मेंस एज फार एज इंडियन प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न, निखिल. क्योंकि अभी एक कॉन्ट्रैक्ट तो मिल तो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सप्लायर तय हुआ था, प्रोडक्शन पार्टनर तय हुआ था, कॉस्टिंग तय हुआ था, जो पार्टनर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, सब कुछ रेडी था. आई थिंक 2016 को लेकर आज तक वो सब कुछ तय था. कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, निखिल. कुछ दिक्कतें थी ऑन सिंगल वेंडर सिचुएशन के ऊपर, कुछ दिक्कतें थी प्राइसिंग के ऊपर, कुछ नेगोशिएशन चल रहे थे जो रूटीन है ऐसे खरीदारी में. वो सब कुछ तय हुआ था. आई थिंक मनोहर पारिकर साहब थे रक्षा मंत्री जब एक इम्पोर्टेंट DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग हुआ था, जिसमें कुछ वेवर मिल गए थे. तो ये सब को लेकर उसके ऊपर 5 साल लगा है कंक्लूड करने में, निखिल. तो ये एक कुछ कारण होंगे, लेकिन आई थिंक दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना एक काफी अर्जेंट चीज था, क्योंकि ये एयरफोर्स की जो जरूरतें हैं लाइट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, वो ज्यादा हैं. उनके पास AN-32s हैं, लेकिन AN-32s अपग्रेडेड फॉर्म में भी दे आर नॉट क्वाइट इनफ. उनमें काफी ड्रॉबैक्स हैं. और एयरफोर्स का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो है कि हमको ये 5 to 10 टन लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इट वुड बी बेस्ट इफ वी कैन बिल्ड देम हियर इन इंडिया. तो वो था ये विजन एवरो रिप्लेसमेंट के लिए. तो वो जो डिलेज हुए हैं
नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एमओडी, एचएएल का भी एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें, क्योंकि एचएएल को पता था कि ये डील जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो मोनोपोली था, बहुत सालों से जो मोनोपोली था, उसको खत्म कर देता है। तो एचएएल ने भी अंदर कूद डाला और बोला कि ये नए एयरक्राफ्ट मत लो, एवरो एयरक्राफ्ट जो है हम पूरा उसको अपग्रेड करेंगे, ग्लास कॉकपिट लगाएंगे, नए इंजन लगाएंगे, उसको नया एयरक्राफ्ट रीवायरिंग रिफर्बिश करके डिलीवर कर देंगे। लेकिन एयरफोर्स ने बोला कि एवरो जो है एक पुराना एयरक्राफ्ट है, उसका जो बिल्ड स्टाइल है एक ऑलमोस्ट एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसा है, उसका एक रेयर रैंप नहीं है, वो इट्स नॉट अ मिलिटराइज्ड एयरक्राफ्ट। तो इसलिए एयरफोर्स ने बहुत साफ साफ बोला कि देखो ये प्रोक्योरमेंट तो होना ही है, और ये एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, और इसलिए ये एयरक्राफ्ट विल बी मेड इन इंडिया। और टाटा बिल्कुल ऑलरेडी चोजन पार्टनर है निखिल। टाटा एक लीड इंटीग्रेटर होंगे विद अदर कंपनीज, और वो हैदराबाद के पास जहां पे वो ऑलरेडी एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वहीं पे शायद C295 का मैन्युफैक्चर शायद वहीं पे होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा डील है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है, बहुत टाइमली डील है, क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट जो स्पेन से आएगा, पहले आई थिंक 16 एयरक्राफ्ट विल कम फ्रॉम स्पेन एंड 40 विल बी बिल्ट इन इंडिया। तो पहला एयरक्राफ्ट 4 साल में आएगा, और 10 साल के अंदर सारे एयरक्राफ्ट जो हैं इंक्लूडिंग द 40 व्हिच विल बी बिल्ट इन इंडिया, वो डिलीवर हो जाएंगे निखिल। तो इट्स नॉट अ मोमेंट टू सून एज दे से। संदीप, हम इसी पे C295 पे ही आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। जैसे जैसे शिव ने बिल्कुल उस बात को छेड़ ही दिया था, जो उन्होंने जो वो कहते हैं कि एवरोस को सोचा नहीं गया था एज अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो एक पैसेंजर जेट था, पैसेंजर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट था, जिसको बाद में फिर उन्होंने सोचा कि इस पेलोड के साथ में, क्योंकि वो काफी रगेड टेरेन पे काम कर सकता था, शॉर्ट टेक ऑफ था, तो उनको लगा कि इसको मिलिट्री को बेचना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स वो आखिरी एयरफोर्स है जो अब तक के एवरोस को इस्तेमाल कर रही है। मैं समझना चाहता हूँ कि जो कोल्ड वॉर एरा एयरक्राफ्ट है एवरो, अब हम 2021 में C295 के लिए डील कर रहे हैं, 2030 तक के वो हमको डिलीवर होंगे। इन दोनों एयरक्राफ्ट इन दो एयरक्राफ्ट के बीच में एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हुए हैं, और इन दो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज कैसे एक दूसरे से अलग हैं? No, they are completely different, निखिल। जो C295 एयरक्राफ्ट है, पर्पस बिल्ट एक कार्गो एयरक्राफ्ट है, एंड द मेन थिंग इज दैट इट हैज अ रियर रैम्प। तो मतलब you can use it to load and unload cargo. Avro is just a transport aircraft actually. It's like I would call it a modernized Dakota. It is slightly high silhouette, and it's used primarily for transporting passengers and all that. In that sense, limited utility है, काफी सालों तक ये चली है, लेकिन when it comes to cargo lifting, that 5 to 10 class wale category mein, it is the C295 is really much better. But ye sabse badi jo hum baat karte hain, jo elephant in the room hai, jo शिव ने भी उसको allude किया उस पे, कि the AN32 replacement is a far bigger important thing for the Air Force, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 AN32 है, that is the backbone of the transport fleet. और these are all Soviet Union में हमने more than 30 years back we have imported it, and हमने यूक्रेन से उसको अपग्रेड भी किया था in batches, and there is an urgent need to replace them. So that actually is a far more important replacement. आपको याद होगा कुछ साल पहले एक MTA प्रोजेक्ट हुआ करता था ये इंडिया और रशिया के बीच में, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सॉरी इट वाज बिटवीन आई थिंक इंडिया एंड यूक्रेन, if I'm not mistaken. Shiv, that was India and Ukraine, right? It was India and Russia only, the Ilyushin thing. Ilyushin, it was MPA, which then got scrapped, and it's put in cold storage, and that is a very important thing. So maybe we need to see कि इसके जो benefits आते हैं from the C295 deal, can they be leveraged to bridge that MTA gap, maybe become an AN32 replacement as well? Because I mean, at the end of the day, you don't want a United Nations of aircraft. वही कि एक एवरो आपके पास है, एक AN32 है, एक C-17 है, एक C-130 है. So you want to standardize your fleet. क्या इसको आप लेके इसको standardize कर सकते हैं? Can you use it for the transport duties? क्या आप AEW aircraft में use कर सकते हैं? Long range maritime patrol aircraft के? That is the kind of things that they should be ideally looking at. Standardize on a platform. क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके
$3 billion, 20,000 crores or something, and you're creating actually you're not buying an aircraft actually. इसके जो strategic consequences है, आप एक capability create कर रहे हैं private sector में जो पहले आपके पास नहीं था. That is the major guiding force of this deal. कि आप you only had HAL till now. ये डील के बाद आप एक प्राइवेट सेक्टर में एक कॉम्पिटेंस तैयार कर रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो बिल्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ दिस साइज like the C295, and maybe you can use that to leverage bigger aircraft as well. So that I think we have to क्योंकि पैसों की बहुत कमी है, money will always be in short supply, and more bang for the buck देखने के लिए you have to use this deal to get the maximum advantage for the rest of the services. टाटास की एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आप 56 एयरक्राफ्ट क्यों ले रहे हो, बहुत कम है, we will not be able to recover our costs from this deal, so आप क्यों ना उसको डबल करें. Can you look at a larger deal, maybe 100 aircraft, you know? So these are things that they should be looking at. Long term की सोचना चाहिए हमेशा, because जब आप long term सोचते हैं, then your procurement it's spread out over many years, your costs come down, you can get more partners in. These are the things they should be looking at to leverage it. It's a great opportunity, and 10 साल लग गए, देर आए दुरुस्त आए. We have to use this to leverage it to build a indigenous medium transport capability within the country. शिव, ऐसी चीज में जो संदीप बात कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है अपने आप में कि आप एक इसको एक सीरीज की तरह आप चला सकते हो कि आप एक एयरक्राफ्ट आप बाहर से लेके आ रहे हो, फिर उसके बाद आप प्लग एंड प्ले की तरह उसको अलग अलग रूल्स में इस्तेमाल करो. हमने देखा कि कार्गो में एयरफोर्स के पास लगातार चाहे वो वर्टिकल लिफ्ट हो, चाहे वो जेट्स हो या प्रॉप्स हो, वो लेते जा रहे हैं. धीरे धीरे ये चीजें उनके पास में आ रही हैं. एक चीज लेकिन जो एक बड़ा गैप है कार्गो में ही अगर हम उसको गिन ले तो वो है रिफ्यूलर्स. हम रिफ्यूलर्स पे बिल्कुल जीरो इन नहीं कर पा रहे हैं. उस डायरेक्शन में क्या इस डील का कोई रोल हो सकता है, या फिर वो हम बिल्कुल ही दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल अलग चीज है निखिल. द C295 रिफ्यूलिंग रोल में ऑलरेडी प्रूवन है, लेकिन इट्स नॉट अ टैंकर. ये एक टैंकर, डेडिकेटेड टैंकर नहीं है एयरफोर्स के लिए. बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो कैपेसिटी है, दूसरा रेंज भी है, और टैंकर्स उनके नेचर में एक बड़ा एयरक्राफ्ट होना चाहिए क्योंकि दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड स्टे इन द एयर फॉर लॉन्गर. तो यूजुअली टैंकर्स होते हैं लार्ज एयरक्राफ्ट लाइक द 767 या A330 या IL-76, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर टैंकर्स बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि टैंकर्स स्मॉलर एयरक्राफ्ट में नहीं है, क्योंकि C-130 या ऐसे एयरक्राफ्ट को भी आप रिग कर सकते हो एक टैंकर के रोल के लिए. लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स का जो टैंकर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, वो एक डेडिकेटेड टैंकर फ्लीट है. जैसे हमारे पास ऑलरेडी IL-78M टैंकर्स हैं. उनको ऑगमेंट करने के लिए हमको काफी हाई परफॉर्मेंस वाइड बॉडी टैंकर्स चाहिए होते हैं. अभी तक आई थिंक 2 बार ये कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है जिसका कोई डिसीजन नहीं हुआ था. दोनों बार निखिल एयरबस ने वो कॉन्टेस्ट जीता था, और एटलीस्ट लास्ट में उनका सिलेक्शन हुआ था. A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आई थिंक प्राइस को लेकर कुछ हर्डल्स थे और इसलिए वो डील कभी साइन नहीं हुआ. तो अभी निखिल कुछ रिपोर्ट्स हमने भी किए थे लास्ट ईयर और आज भी कुछ आ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स वो लीजिंग ऑप्शन को लेके देख रहे हैं कि क्या वो लीज कर सकते हैं कुछ एयरफोर्स टैंकर्स. वो एक बात ऑलरेडी कंसिडर हो रहा है. दूसरा बात जो है वो ऑलरेडी वो एक प्रोक्योरमेंट के तहत एक टेंडर ऑलरेडी रिलीज हुआ है कुछ साल पहले कि हम देखेंगे कि क्या अवेलेबल है. और टेंटेटिवली स्पीकिंग A330 एयरबस का और वो 767 आई थिंक इट्स कॉल्ड द KC-46 पेगासस बोइंग का, वो 2 एयरक्राफ्ट हैं अवेलेबल हैं compete करने के लिए. अगर वो कॉन्टेस्ट एक्चुअली आगे जाएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स काफी थक चुका है इस लाइन से निखिल की टैंकर्स हमने 10 साल से ट्राई कर रहे हैं कि एक टेंडर टू सी इट टू एन एक्चुअल कंक्लूजन लेकिन बिकॉज ऑफ बजटरी प्रेशर्स
मेरा मानना है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स और इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होंगे, और आप समझ सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल प्रेशर्स, जब आप एयरबस और बोइंग के बीच में देखोगे तो काफी प्रेशर्स वहां भी हैं। तो इसलिए शायद अभी तक हुआ नहीं है, और इसलिए इन डेस्परेशन, प्रैक्टिकली इन डेस्परेशन, एयरफोर्स ने तय किया है कि हम लीजिंग का ऑप्शन भी एक थर्ड ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि एयर रिफ्यूलिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द रीजन, एक्सरसाइजेस जो होता है, HADR, एक लाइव ऑपरेशनल सिचुएशन है लद्दाख में अभी, तो ऑपरेशनली वो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इस कैपेबिलिटी का बहुत बहुत ही ज्यादा हो गया है, और इसलिए they cannot just depend on their existing fleet of I think 6 to 8 IL-78 refuelers which are based in Agra but actually fly all over the country. तो इसलिए शायद देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, लेकिन ये C295 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इसमें से कोई कुछ लेना देना नहीं है। आप प्रेशर की बात कर रहे थे और हम याद कर रहे थे कि लोग, अब ट्विटर एक बड़ी, इसीलिए तो बड़ी दिलचस्प जगह है, वहां पे सब लोग, हर तरह के लोग बैठे होते हैं और वो लोग कह रहे थे कि एयरबस की कुंडली में ही कुछ गड़बड़ है, उसका यहाँ पे इसलिए चल नहीं पाता। क्या, एनीवेज फाइनली C295 का डील हो गया है। संदीप, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि एयरफोर्स ने जो काम कर लिया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द नेवी वांट्स। वो चाहते हैं कि NUH को भी इसी तरह से बनाया जाए। आप इंडियन पार्टनर एक रख लीजिए या HAL रख लीजिए, इंडियन प्लेयर्स रख लीजिए, और आप बाहर से एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को लीजिए जिसके पास में अच्छा एक प्रूवन टेक्नोलॉजी हो। नेवी चाहती नहीं है कि उनके NUH के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो। एयरफोर्स का क्रिसमस आ गया है, नेवी के क्रिसमस में कितना वक्त लग सकता है? अभी किस स्टेज पे है बातचीत? Good question, Nikhil. Now, ये जो है, this is actually a strategic partnership model before the strategic partnership policy was rolled out. So it's very interesting. This can be a test case for how the other strategic partnerships जो है various stages पे, submarines के, naval utility helicopters के, tanks है, and fighter jets for the Air Force, how that will be processed. This will be a kind of a baseline model to understand that. तो नेवी की जो रिक्वायरमेंट है, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, दे हैव इन अ सेंस दे हैव ऑलमोस्ट जीरोड इन ऑन द मशीन जो वो चाहते हैं। वो एयरबस हेलीकॉप्टर्स की एक मशीन है व्हिच वाज द पैंथर। उसको वो दे वांट टू मेक इट इन द कंट्री with the Airbus helicopters and with a private participant. तो पहले there was that dispute between HAL. HAL also wanted in on that contest. Now the Navy says no, we want a private player because वो जो strategic partnership के जो the foundation of this policy is the fact that you have to create competence, capability in the private sector. So right now it is at the RFP stage. They are issuing out. They are shortly supposed to issue out RFP for this helicopters. There are about 100. Shiv, what is the number again? 100 plus. 100 plus, 100 plus, 100 plus. ये चेतक replacement है, which the Navy wants की twin engine helicopter होनी चाहिए. It should be Chetak, as you know, is a single engine helicopter. The Navy wants a twin engine helicopter, जो with complete blade folding and all that. And this is not said yet. जैसे मैं कह रहा था, it is the Panther that they are looking at very closely in that weight class and performance thing. The Airbus helicopter Panther. ठीक है, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम रखवाले की इस किस्त को कंक्लूड करेंगे। अभी जब ये इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ये खबर आई कि कैबिनेट ने एक और सिस्टम को अप्रूव किया, 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो एयर इंडिया के जो जेट्स उनके पास में ऑलरेडी हैं, उनको रिपर्पस करके बनाया जाएगा। मेरा दोनों गेस्ट्स के लिए सवाल है। पहले हम शिव से समझना चाहते हैं कि ये चीज कैसे होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी वो एक पैसेंजर जेट की तरह कॉन्फ़िगर किए गए, एक मिलिट्री जेट के अब बिल्कुल अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, और फिर उसके बाद आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर फिट करने हैं, तो वो चीज कैसे होती है, वन। दूसरा, जो संदीप से हम समझना चाहते हैं कि हमारे पास फिर अलग अलग एवैक्स सब फिर हो जाएंगे, एम्ब्रेयर भी है आपके पास में, नेत्र भी है, अभी आप ये भी बनाने वाले हो, तो ये 3 अलग अलग सिस्टम्स कितना वाइज है रखना, और ये कैसे काम करेंगे साथ में? शिव, यू गो फर्स्ट।
निखिल, जिस दिशा में ये प्रोग्राम जा रहा है हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का, यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एवैक्स भी बनने वाला है इस देश में। तो पहला तो नेत्रा है हमारे पास, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो एम्ब्रेयर के ऊपर है। अब ये नेत्रा 2 जो है, ये इट्स कॉल्ड नेत्रा 2, जो रिपर्पस्ड A319/A321 एयरक्राफ्ट के एवरेज पे होंगे। उसके बाद डीआरडीओ का प्रपोजल है कि जो जैसे संदीप ने बताया कि C295 अगर इंडिया में बनेगा तो उस प्लेटफॉर्म को लेकर भी एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोडक्ट को स्पिन ऑफ करना चाहिए। और राइट एट द टॉप यू हैव IL-76 बेस्ड, आपके पास फैल्कन एवैक्स ऑलरेडी है, और A330 बेस्ड एक एवैक्स का प्रोग्राम का प्रपोजल भी है डीआरडीओ के पास। तो वो, और इट्स एन एक्टिव प्रोग्राम विद द डीआरडीओ। तो इट्स ऑलरेडी बिकम अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एवैक्स, निखिल। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो नेत्रा 2 जो है एक्चुअली एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जैसे हम वो एयरफील्ड्स और हाईवेज के बारे में बता रहे थे, इसमें भी हम एग्जिस्टिंग एसेट्स और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम कुछ रिपर्पस कर रहे हो, बिकॉज एक ऑलरेडी एक पहचान है, एक रिकग्निशन है कि यू डोंट हैव इनफ मनी, so why not take some aircraft which are already lying around for the Air India, which they are not needing to use, take them from the company and काफी कुछ काम करके आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है नेत्रा में, वो सेंसर्स और एक्टिव एंटेना बनाने में और एवियोनिक्स और सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं आपने जो नेत्रा में लगाए थे, वो सिमिलर सिस्टम्स इसमें भी लगेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि काफी काम लगेगा इसमें। ये एयरक्राफ्ट बैंगलोर जाएंगे, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स और कुछ और जो डीआरडीओ लैब्स हैं वो एयरक्राफ्ट को लेकर, आई एम श्योर दे विल नीड सम हेल्प फ्रॉम एयरबस का भी मदद होगा इसमें, जो रीवायरिंग, रीपर्पसिंग, एयरक्राफ्ट के अंदर जो मॉड्यूलर कैबिन जो हैं वो सारे हट जाएंगे, पैसेंजर सीट्स हट जाएंगे, उसमें एक मिलिटराइज्ड कैबिन बन जाएगा फॉर द कैबिनेट्स, कंप्यूटर्स, कंसोल्स, सेंसर पिट्स, ये सब बनेंगे ऐसे एयरक्राफ्ट्स में। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होगा शायद to support the actual antenna on the dorsal part of the aircraft. तो ये काफी सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस एक्टिव होंगे ऐसे एयरक्राफ्ट पे, निखिल। लेकिन ये एक डीआरडीओ के पास काफी कॉन्फिडेंस है। नेत्रा के जो एक्सपीरियंस, अनुभव था, उसको लेकर उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, और उनका ये विजन है कि एक नोन एयरक्राफ्ट है, एक नोन सेंसर सिस्टम्स हैं, और एयरफोर्स का जो फीडबैक ऑलरेडी है नेत्रा 1 के ऊपर, वो सारे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ रेडार स्वीप, इन टर्म्स ऑफ वो इमेज इंटेंसिफिकेशन, बहुत कुछ फीडबैक चीजें हैं एयरक्राफ्ट में, वो सारे इसमें लगेंगे। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग कॉल्ड द नेत्रा 2। और मैंने कुछ ही दिन पहले एक नेत्रा 2 के साइंटिस्ट से बात किया था, और उनका कहना था कि थिंग्स आर मूविंग क्वाइट फास्ट, और काफी कॉन्फिडेंस है कि ये एक टाइमली मैनर में रेडी होगा और डिलीवर होगा। संदीप, आप जरूर इस पे प्रतिक्रिया दीजिएगा, और लेकिन उसका संदर्भ हम आपके लिए दे देना चाहते हैं। पहले हमने बालाकोट स्ट्राइक्स के वक्त ये देखा था, दो बड़ी चीजें हमको जो समझ में आई थी। एक था कि इंडियन एवैक्स का परफॉर्मेंस जैसा है, या उस परफॉर्मेंस को लेके जैसी इंफॉर्मेशन हमारे एडवर्सरी के पास है, और एक दूसरी समस्या थी कि जो हम अलग अलग फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो पहली चीज हम ये भी समझना चाहते हैं कि अगर हम अलग अलग तरह के एवैक्स भी इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे किस तरह का असर पड़ेगा। क्या ये सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्या वो एक रियल पिक्चर बैटलफील्ड का टैक्टिकल दे सकते हैं रियल टाइम में, अलग अलग सिस्टम्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं? Nikhil, that will be a challenge right away, that I can tell you. If you have systems from different countries, if you have Israeli radars, DRDO radars, Russian radars operating, it'll be chaotic. So it is better that we follow, a lot of countries do this, they usually follow one line of खास करके AVAX जैसे areas में, and this is
an area that the DRDO has really scored. ये नेत्रा program जो it's a fantastic breakthrough actually, कि बहुत सालों तक हमें लगा नहीं कि we have this capability, and that's how we have gone from Mark 1 to Mark 2, and tomorrow it will be on Mark 3. That is a full-fledged AWACS Falcon के तरह जो है with 360-degree coverage on a large wide-body passenger jet. So it is ideal to have one family of aircraft, hopefully under just the DRDO line जो वो develop कर रहे हैं नेत्रा वाले, and that will basically solve a lot of your problems. Problem I think was that there was a lack of confidence in the Air Force on the DRDO's ability to deliver. इसी वजह से वो पहले हमने Falcon ले लिया था, 3 सिस्टम जो कुछ साल पहले हमने लिया, and possibly one of the reasons why that follow-on order for Falcons जो रुकी हुए है, there is I think between 2 and 3 systems जो हमको order करना था, वो अब तक order placed नहीं हुआ है. Mainly because of the fact that now they have realized that these are skills that we have mastered on, the DRDO has mastered with the Netra thing, and it is better to push the indigenous development. And AEW, it's a big mystery to me कि आज तक हमने इनको इतने numbers में क्यों नहीं feel किया. जैसे कि Pakistan, if you look at the Pakistan Air Force, much smaller Air Force, smaller geographical area, लेकिन उनके जो उन्होंने जिस तरह से acquire किए हैं AEW aircraft, whether it is they also incidentally have a United Nations of AEW, like they have Swedish systems, they have Chinese systems, so I wonder how they operate all these things. More than a dozen such systems they have. But this is one capability the Air Force should have got very early on. और मुझे लगता है कि while we were chasing fighters, we did not spend enough time on AEW and C aircraft. और ये खास करके बालाकोट में इसका it is actually the defining moment for the Netra. जब उनको Netras 2 use किए थे उसको ये strikes shepherd करने में, and it was very very useful. The Air Force was very happy with the aircraft, and this is the area, this is the line that they should now be pushing. कि कैसे Air Force can work together with the DRDO and get that larger project जो है full-fledged जो एक Falcon type की जो नेत्रा की बात कर रहे हैं उसको कैसे वो जल्द से जल्द realize करें. On that note, रखवाले के इस किस्त को भी हम कंक्लूड करते हैं. बड़ा अच्छा लगा हमें भी जब आज बहुत सारी चीजों के होने के बारे में बात हुई, वरना रखवाले का बहुत सारा समय रोने और धोने में जाता है. इसी तरह की चीजें होती रहें और उनकी जानकारी हम आपको देते रहें, इसी आशा के साथ में आप, और इस आशा के साथ भी कि अगले एपिसोड में भी आपसे मुलाकात होगी. सभी दर्शकों का शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए, और शुक्रिया शिव और संदीप का. थैंक यू.